नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। मराठा राज्य के संस्थापक के अतिरिक्त शिवाजी की गणना एक कुशल प्रशासक के रूप में होती है। नवनिर्मित मराठा राज्य की प्रशासनिक संरचना में भी शिवाजी की सूझबूझ और उनकी कुशलता देखी जा सकती है। अनेक विद्वानों ने शिवाजी के प्रशासन की तुलना अफगान शासक शेर शाह और मुगल सम्राट अकबर से की है। शिवाजी का आदर्श हिंदू राजशाही की स्थापना थी, इसलिए उन्होंने प्राचीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनेक तत्वों को अपना लिया, परंतु यह पूर्णतः हिंदू शासन प्रणाली पर आधारित नहीं थी। शिवाजी के प्रशासन पर तत्कालीन दक्षिणी रियासत एवं मुगल प्रशासन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की, परंतु उनका प्रशासन धार्मिक कट्टरता अथवा निरंकुशता पर आधारित नहीं था। जन कल्याण की भावना एवं धार्मिक सहिष्णुता को उन्होंने अपने प्रशासन का आधार बनाया। अब हम बात करेंगे शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन के बारे में। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप मराठा राजा शासन का प्रदान होता था। राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित रहती थी। वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक होता था, जिस पर किसी प्रकार का कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं था। राजपद वंशानुगत था। प्रजा को प्रशासन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार शिवाजी का प्रशासन भी दक्षिण रियासत एवं मुगलों की तरह स्वेच्छाचारी था, परंतु व्यवहारिक स्थिति भिन्न थी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी शिवाजी एक निरंकुश शासक की तरह नहीं, बल्कि प्रजा कल्याण शासक के समान शासन करते थे। वे राज्य के हिंदू मुस्लिम प्रजा को एक नज़र से देखते और उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे ब्राह्मण हिंदू धर्म की उतनी ही श्रद्धा से रक्षा करते थे जितनी कि कुरान की। मुसलमानों को भी मराठा राज्य में प्रशासनिक सेवाओं पर नियुक्त किया गया था। शिवाजी प्रशासन में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेते थे और अधिकारियों पर कड़ा अनुशासन रखते थे। इससे प्रशासनिक अत्याचार नहीं बढ़े और राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही। प्रशासन में सहायता देने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जो अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। इनका कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना एवं आवश्यकतानुसार राजा को परामर्श देना था। इन मंत्रियों की स्थिति मंत्रिपरिषद से भिन्न थी। ये सामूहिक तौर पर कार्य नहीं करते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने अपने विभाग का कार्य करते थे। इनकी नियुक्ति एवं कार्य अवधि शिवाजी की इच्छा पर निर्भर थी। शिवाजी इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के पश्चात उसी का स्थान सर्वप्रमुख था। राज्य के प्रशासन की उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी की थी। वह अन्य सभी मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के कार्य का निरीक्षण भी करता था। राजा की अनुपस्थिति में उसका प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता था। उसके पद के महत्व का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के साथ उसकी मोहर लगाई जाती थी। शिवाजी के बाद पेशवाओं के अधिकार में लगातार वृद्धि होती गई और अंततः पेशवाही शासन के प्रधान बन गए। सेनापति अथा अथवा सर ए नौबत। शिवाजी के अधीन सैन्य व्यवस्था का प्रधान सेनापति या सर ए नौबत होता था। सेनापति का पद भी राज्य में किसी प्रमुख मराठा सरदार को ही दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था का संगठन उसी की जिम्मेदारी थी। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें अस्त्र शस्त्र और घोड़े उपलब्ध कराना, सैनिकों का प्रशिक्षण कराना, उन पर अनुशासन रखना, आवश्यकता अनुसार राज्य के विभिन्न भागों में सेना की नियुक्ति करना, युद्ध के अवसर पर मोर्चाबंदी करना, युद्ध प्राप्त धन का हिसाब किताब रखना, सभी उसके कार्य थे। अमात्य अथवा मजूमदार राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता था। वह अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। मंत्री अथवा वाक्यानवीस राजा की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गुप्तचर तथा सूचना विभाग का कार्य भी देखता था। सचिव अथवा चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य संभालता था। वह सभी सरकारी पत्रों को पूरी जांच पड़ताल और अपनी मोहर लगाने के बाद ही भेजता था। सुमंत अथवा दबीर
की स्थिति विदेश मंत्री के समान थी। दूसरे राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना और उनके कार्यों का निरीक्षण करना संधि व युद्ध के समय राजा को सलाह दिया करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। उसे सैनिक और नागरिक सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करना पड़ता था। निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उसके पास अपील भी की जा सकती थी। समूचे राज्य में न्याय व्यवस्था करने का कार्य उसी का अधीन था। पंडित राव नामक मंत्री दान विभाग का प्रधान होता था। वह जनता में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने का प्रयास करता था। राज्य की ओर से ब्राह्मणों, विद्वानों, गरीबों एवं असहायों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर उसी का नियंत्रण रहता था। वह सामाजिक नियमों को भंग करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी करता था। इन सभी मंत्रियों को अपने विधित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्य की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी। पेशवा सचिव मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर प्रांतों के प्रशासन की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती थी। अष्टप्रधान की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। इनमें से दीवान, मजूमदार और फडणवीस अर्थ विभाग का कार्य देखते थे। चिटनीस राजकीय आज्ञा पत्रों, जमादार खजाने का और पोतनीस प्रतिदिन के खर्च के लिए धन की व्यवस्था का काम देखता था। राज्य अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता था। उन्हें वेतन नगद दिया जाता था और उनके कार्यों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। अब हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। केंद्र संगठन के अतिरिक्त प्रशासनिक सुविधा के लिए शिवाजी ने प्रांतीय एवं स्थानीय व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया था। संपूर्ण राज्यों को विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया गया था। इन प्रांतों को दो भागों में बांटा गया था, स्वराज और मुगलाई। स्वराज प्रांत वो थे जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ऐसे प्रांतों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया था, उत्तरी प्रांत, दक्षिण प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत में सूरत से लेकर पूना तक का इलाका था। इसके प्रशासक तरम्बक पिंगल थे। दक्षिण प्रांत में समुद्र तटीय इलाके तथा कोंकण प्रदेश शामिल था। इसकी देखभाल अन्नाजी दत्तो की जिम्मेदारी थी। सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव के इलाके दक्षिण पूर्वी प्रांत में रखे गए थे और इसके विस्तार का भार दत्तोजी पंत के ऊपर था। प्रांतीय अधिकारी को कोई अलग से संवर्ग नहीं था, बल्कि विभिन्न मंत्रियों को ही प्रांतीय प्रशासक नियुक्त किया जाता था। स्वराज के अतिरिक्त नव विजित क्षेत्रों को ऐसे प्रांत के रूप में अलग संगठित किया गया था। इस प्रांत में मैसूर का उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग, मद्रास का वेलारी जिला रखा गया था। प्रांत से छोटी प्रशासनिक इकाई परगना थी। एक परगने में अनेक गांव होते थे। परगने की देखभाल देशमुख, सैनिक अधिकारी एवं स्थानीय कर्मचारियों के अधीन था। गांव की विस्तार पटेल और ग्राम पंचायत देखती थी। ग्रामों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस प्रकार ये शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रांतीय स्वरूप था। अब बात करेंगे दुर्ग व्यवस्था। शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा के लिए हवलदार सर नौबत नामक अधिकारी की व्यवस्था की। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। सर नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता और उस पर नियंत्रण रखता था। सूबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार आदि की देखभाल करता था। सर ए नौबत और ब्राह्मण हवलदार का पद प्राय मराठों को और सुबनीस का पद ब्राह्मणों को और कायस्थों को प्रदान किया जाता था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन थे। प्रत्येक प्रांतों को महलों में विभक्त किया गया था। इसका अधिकारी सर हवलदार होता था। महलों को तरफों में बांटा गया था जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था। इसके अधीन कारकुन और परित्याकर नामक अधिकारी होते थे। मौजा गांव की सबसे छोटी इकाई थी। गांव को मौजा के नाम से भी जाना जाता था। इसमें पटेल होते थे। इनका सहायक कुलकर्णी होता था। अब हम बात करेंगे शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। मराठा राज्य की स्थापना सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी। अतः इसकी सुरक्षा के लिए शिवाजी ने सैन्य संगठनों पर विशेष ध्यान दिया। वे सैनिकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और अनुशासन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते थे। शिवाजी की नियमित और व्यक्तिगत सेना की टुकड़ी पागा अथवा बरगीर के नाम से जानी जाती थी। इस टुकड़ी में करीब 45,000 सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार थे। यह सेना सेनापति के अधीन थी। सेना की विभिन्न टुकड़ियों में विभक्त कर उन्हें क्रम से पंच हजारी, एक हजारी, जुमलादार और हवलदार के अधीन कर दिया गया था। पागा सैनिकों को युद्ध के समय वेतन और सामान राज्य की ओर से दिया जाता था। घुड़सवार सेना की दूसरी टुकड़ी सिलहदार थी। ये अस्थायी थे। आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती थी। इन सैनिकों को अपने साजो सम्मान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी।
शिवाजी की सेना में पैदल सेना की भी एक टुकड़ी थी। पैदल सैनिक पाइक नाम से जाने जाते थे। इसे भी विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर सैनिक अधिकारियों के अधीन कर दिया गया था। सेनापति के नीचे क्रम से 7 हजारी, 1 हजारी, जुमलादार, हवलदार और नायक सेना का काम संभालते थे। शिवाजी की सेना में ऊँट और हाथियों की टुकड़ियाँ तथा एक तोपखाना भी था। शिवाजी ने एक जल बेड़े का भी गठन किया था, परंतु तोपखाना और नौसेना बहुत अधिक विकसित और सुसंगठित नहीं थी। सैनिक कार्यों में सहायता के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था, जो युद्ध के मौके पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता था। शिवाजी ने दुर्गों की देखभाल के उसके लिए भी ध्यान दिया। दुर्गों की सुरक्षा के लिए वैसे व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये दुर्ग मराठा शक्ति के वास्तविक आधार थे। इनमें सेना, साजो सम्मान और खजाना सुरक्षित रहता था। इसलिए इन दुर्गों की सुरक्षा का भार मावल प्यादों और तोपचियों के जिम्मे था। किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हवलदार के अधीन होती थी। शिवाजी सेना के कड़े अनुशासन को बनाए रखते थे। उनके अनुसार सैनिकों को किसी भी धार्मिक स्थल, धर्मग्रंथ अथवा स्त्री को क्षति पहुंचाने अथवा तंग करने का अधिकार था ना था, और न ही वो फसलों को नष्ट कर सकते थे। शिवाजी ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अब हम बात करेंगे शिवाजी का राजस्व प्रशासन। उनके समय में राजा मुक्त लगान, चुंगी और बिक्री करता था। चौथ और स्वदेश मुखी से आमदनी करता था। युद्ध के लूट से भी धन मिलता था। चौथ और स्वदेश मुखी करों का वास्तु स्वरूप क्या है, इसके विषय पर विवाद है। ये एक प्रकार के सैनिक कर प्रतीत होते हैं, जिन्हें पड़ोसी राज्यों की सीमाओं, विजित क्षेत्रों अथवा मराठा प्रभाव के अंतर्गत आने वाले इलाकों से सैनिक सुरक्षा के बदले में वसूल किया जाता था। शिवाजी यह कर जबरदस्ती वसूलते थे और सदैव सैनिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं करते थे। चौथ वार्षिक आमदनी का 1/4 भाग था और स्वदेश मुखी 1/10वां भाग था। शिवाजी ने भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रयत्न किए। अपने सुधारों के लिए उन्होंने मलिक अंबर के लगान व्यवस्था को अपना आधार बनाया। 1679 में उन्होंने अन्नाजी दत्तों द्वारा पूरी जमीन का सर्वेक्षण करवाया और उसके आधार पर लगान की राशि तय करी। भूमि को 3 भागों में उपज के आधार पर बांट दिया: पट्टी भूमि, उद्यान भूमि और पहाड़ी भूमि। पहले से उपज का 2/5वां भाग, दूसरे से 1/2 भाग और तीसरे से नाम मात्र का लगान वसूल किया जाता था, क्योंकि इनसे उपज बहुत कम होती थी। शिवाजी ने किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए भी अनेक कार्य करे। लगान की वसूली के लिए किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। जागीरदार और जमींदार प्रथा के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। यद्यपि शिवाजी जमींदारी प्रथा को पूर्ण समाप्त नहीं कर सके और न ही उन्होंने जागीर देना पूर्णतः बंद किया, तथापि उन्होंने देशमुख और मिरासदारों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया। लगान वसूली के लिए राजकीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लगान की राशि भी निश्चित कर दी गई। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार और अन्य आवश्यक सामग्रियां दी गई थी। इन सब के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। राज्य की आय का एक बड़ा भाग प्रशासन, सेना और जनहित के कार्यों पर खर्च किया जाता था। इस प्रकार शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, परंतु शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतः दोषमुक्त नहीं थी। मराठा शक्ति शिवाजी के व्यक्तित्व पर आधारित थी। इसे लोक कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अनेक विद्वानों ने शिवाजी के राज्य को लड़ाकू कहा है। मंत्रियों को आवश्यकतानुसार अधिक अधिकार दिए गए थे। भूमि व्यवस्था में जमींदार और जागीरदारों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो सका था। राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी और जिंदगी का कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। जब तक शिवाजी जी जिंदा रहे, अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा राज्य की कमजोरी सामने आने लगी। धन्यवाद।